पहल के मंच से आप सभी श्रोताओं का, अध्येताओं का स्वागत। हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं हिंदी में प्रकृष्टता की ओर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है, और वो शायद मुझे लगता है वो तमाम आने वाले जो विषय हैं ना उनका सबका मूल है, और उसका नाम है वर्णच्छेद। वर्णच्छेद जो है ना संधि विच्छेद का ही छोटा रूप है। जब तक आप छोटा रूप नहीं जानेंगे तो हम इसे वर्णच्छेद कहेंगे। हम इसको मिला के भी लिख सकते हैं वर्णच्छेद। छेद का मतलब होता है अलगाव, अलग करना। तो वर्ण को अलग अलग करने की विधा को हम वर्णच्छेद कहते हैं। वर्णच्छेद होता है तो संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का जो विच्छेद शब्द है वो विच्छेद शब्द छेद का ही वी लगा हुआ रूप है। तो अपने यहाँ पाठ्यक्रम में संधि विच्छेद है, इसलिए वर्णच्छेद जान लेने के बाद संधि विच्छेद में हम सहज अपनी गति बना पाएंगे, इसलिए वर्णच्छेद जानना आवश्यक है। वर्णच्छेद से पहले हम सभी हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा बोलते रहें, देखते रहें, जानते रहे हैं। आपको सबको पता है स्वर क्या होता है, अ आ इ ई, आपको सबको पता है। और व्यंजन क्या होता है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ आदि। और व्यंजन स्वर कैसे मिलते हैं, देखिए राम को मैंने अलग अलग किया है। राम को हमने किया र आ म अ, यानी राम शब्द में 4 अक्षर हैं। अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। तो राम शब्द में 4 अक्षर हैं। तो देखिए ये व्यंजन स्वर कैसे मिले हुए हैं वो हमें जानना चाहिए। अच्छा, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं इसमें व्यंजन व्यंजन मिले होते हैं। जैसे हमने शब्द लिया रक्षा। रक्षा शब्द में र है, अ है,क्षा में क श आ है। इस तरह से स्वर स्वर व्यंजन स्वर का मिला हुआ रूप को अलग करना ये भी वर्णच्छेद है। और व्यंजन व्यंजन मिला हुआ जो शब्द जैसे रक्षा है उसको अलग करना ये भी वर्णच्छेद है। तो इन्हीं वर्णच्छेद के विषय में आज हमारा ये पाठ्यक्रम है, देखना इसके विषय में। तो सबसे पहले जो वर्णच्छेद लिखा हुआ है ना, इस वर्णच्छेद का ही हम अलग अलग रूप करते हैं। देखिए तो इसके वर्णच्छेद का अलग अलग रूप होगा व, फिर र जो है ना ऊपर चढ़ा हुआ है, र नीचे उतरेगा। व में अ बोलेंगे पहले, अ बोलने के बाद र को नीचे उतारेंगे। फिर ण आएगा, ण में अ है तो अ लिखेंगे। फिर च है तो च को हम नीचे उतार के आधा करेंगे, और छेद में जो छ है उसको हम हलंत करके छ दिखाएंगे। फिर ए जो है उसको हम ऐसे दिखाएंगे। फिर द के बाद क्या है, अ है। तो वर्णच्छेद जो शब्द है, हमारा टॉपिक भी वर्णच्छेद है। वर्णच्छेद का हमने वर्णच्छेद भी कर दिया। और देखिए कितने सारे अक्षर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वर्ण, 10 अक्षर इस वर्णच्छेद में सम्मिलित हैं, है ना। तो इन वर्णच्छेद के विषय में बिना जाने, अब जैसे हमारे पास ऐसे बहुत से शब्द आएंगे संधि में। जैसे पिछली बार संधि में हमने शूर्पणखा पूछा था, उन्होंने शूर्पणखा पूछा था इससे पहले वाले में। ये जो रेफ है ना, रेफ के कारण ण आ रहा है। यदि रेफ नहीं, इसको रेफ कहते हैं। ऊपर चढ़े हुए आधे र को क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। यदि ये आधा र नहीं होता तो ण नहीं होगा। तो छोटे छोटे नियम आने वाले। जब तक आप वर्णों को तोड़ना नहीं जानोगे तब तक शूर्पणखा में हम शूर्प नखा करें तो क्या दिक्कत है। तो किस शब्द में कहाँ पर ण होगा, कहाँ पर ण नहीं होगा, इसके बारे में निर्णय लेने के लिए वर्णच्छेद आना बहुत आवश्यक है। और वर्णच्छेद में भी किस अक्षर के बाद कौन होगा। अब जैसे देखिए एक शब्द लेता हूँ मैं, जैसे हमारे पास शब्द है रामायण, राम धन अयन, है ना। अब हमारा नियम है, देखिए हमारा नियम है री, र और श। इसमें भी कोई भी एक अक्षर पहले रहता है तो इधर आने वाला जो न है ना वो ण बन जाता है। इधर आने वाला ण क्या बन जाता है, ण बन जाता है। संधि में इसको हम स्पष्ट बताएंगे। तो रामायण में र है, र के कारण म और अ मिल के दीर्घ होगा,
और रॉ के कारण नौ नौ बन जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको रामायण। तो किसी भी शब्द में कब ण करना है कब नहीं करना है, हमें वर्णच्छेद से पता चलता है कि वर्ण में कहाँ पर कौन सा अक्षर बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो वर्णच्छेद के संदर्भ में मैं अभी ऐसा करूँगा, मैं कुछ शब्द दूंगा यहाँ पे, उन शब्दों को हम वर्णच्छेद के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। ये जो वर्णच्छेद है ये दो प्रकार का है। यदि व्यंजन स्वर का मिलन वाला वर्णच्छेद है तो वो सरल है, सहज है, आराम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यदि वो व्यंजन व्यंजन से मिला हुआ वर्णच्छेद है, र ऊपर चढ़ा हुआ, अनुसार ऊपर चढ़ा हुआ, तो टेढ़ा वाला वर्णच्छेद हो जाता है। तो हम वर्णच्छेद को दो भागों में बांटेंगे, एक सरल वर्णच्छेद और एक क्लिष्ट वर्णच्छेद। और वर्णच्छेद आने के बाद अब तो आरएस की बात क्या करते हो, अब तो किसी क्लर्क गेट का एग्जाम में भी इन बातों को नहीं जानने से आप 4 नंबर कम आपके आएंगे। क्योंकि कौन सा शब्द, जब तक आप वर्णच्छेद नहीं आएगा तब तक आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, कौन सा शब्दकोश में बाद में आएगा। हाई कोर्ट के एक एग्जाम में एक लड़की इसी वजह से फेल हुई थी, क्योंकि इंटरव्यूअर ने पूछा था कि ये 4 शब्द हैं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ये कहीं किसी सिलेबस में नहीं है, तो क्या इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछ सकता है ये? तो बच्चों का ध्यान कहाँ रहता है, केवल फल पे रहता है। उनको ये नहीं पता कि पहले पेड़ लगेगा, फिर बढ़ेगा, फल आएगा, इसके बाद फल नहीं। सर पहले आप बता ही दो कौन सा आरपीसी कौन सा क्वेश्चन पूछने जा रही है। मैंने फेल होते देखे इसके ज्ञान न होने के कारण। वो लड़की आज जज है, वो लड़की आज जज है, एक बार फेल हुई कोई बात नहीं। और तो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम तो तुम लोगों से सीखते हैं, समझे, हम बच्चों से सीखते हैं, पैटर्न से सीखते हैं, व्यवस्था से सीखते हैं कि कैसे बच्चों को पास कराना है। और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन मस्तिष्क है, हमेशा आलसी रहता है, कम पढ़ना चाहता है, कम जानना चाहता है। हमें पता है कहाँ पे धक्का देना है पानी में बच्चे को और कहाँ पे उसको सहारा देना है। तो देखिए वर्णच्छेद जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि छोटे मोटे आप आरएस एग्ज़ाम पास करने जा रहे हो और आपको छोटे मोटे क्लर्क ग्रेड का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओ तो कितना हास्यास्पद होगा। इसलिए वर्णच्छेद को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा शब्द डिक्शनरी में पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। इसको यदि जानना है तो आपको वर्णच्छेद ठीक से आना सीखना ही होगा। तो इसलिए मैंने उदाहरण दिया, वर्णच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए वर्णच्छेद के लिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो मैं शब्दों को लिखता हूँ, फिर आपसे करवाऊँगा, आप एक बार प्रयास करना, फिर मैं उसका उत्तर आपके समक्ष लिख दूंगा। तो देखिए वर्णच्छेद के उदाहरण हमारे पास हैं। मैं सबसे पहले लेता हूँ, राधा जी के नाम से करता हूँ शुरू। राधिका है ना, मणिकर्णिका, ये ऐतिहासिक नाम है। फिर मैं ले रहा हूँ व्यवहार, प्रत्यक्ष, विज्ञान, अजस्र, वस्त्र, शस्त्र, सहस्र, ये शब्द हमने लिए हैं। इन शब्दों का हमें अलग अलग अक्षरों में वर्णच्छेद करना है, वर्णों को अलग अलग करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए राधिका तो सरल है, राधिका में हम र करेंगे, फिर आ करेंगे, साफ दिख रहा है। और ध में जो मात्रा है ना छोटी मात्रा है, तो इसलिए हम अलग करते हुए छोटी ही लिखेंगे। और क में जो है आ की मात्रा है, और हलंत करना नहीं भूलेंगे। वर्णच्छेद करते समय संधि वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो ये वर्णच्छेद बहुत काम की चीज़ है। वर्णच्छेद न केवल आपका हिंदी ज्ञान को दृढ़ता प्रदान करते हैं, बल्कि आप अयादि संधि में, यण संधि में वर्णच्छेद नहीं आने की वजह से आप आता हुआ सवाल भूल सकते हैं। इतना आधारभूत ये पुख्ता सूचना इसकी होनी चाहिए। राधिका को हमने से अलग अलग कर दिया है ना।
मणिकर्णिका में देखिए, इसमें भी सरलता है, मौ है, औ है। आप करते चलें, आप भी करें, देखें कि आपका इससे मेल खा रहा है क्या। तो मणिकर्णिका में मौ है, औ है, मौ हो गया, फिर इसके बाद णौ है, णौ में छोटी ई है, फिर कौ है। ये जो रेफ है ना, ऊपर चढ़े हुए आधे र को रेफ के दिए। एक बात याद रखनी है कि ये जो ऊपर चढ़ा हुआ होता है आधा र होता है, वो पूरा र नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये र अपने ठीक पूर्ववर्ती स्वर के बाद लिखा जाता है, अपने ठीक पूर्ववर्ती स्वर के बाद लिखा जाता है। ये इसके बाद नहीं लिखा जाएगा। ये क है ना, क में जो अ है इसके बाद लिखा जाएगा। यानी रेफ जो है देखने में लग रहा है क अ ण ई के बाद लिखा हुआ, वास्तव में ये ण से जिसके ऊपर होता है उससे ठीक पहले उतरता है ये। तो देखिए क हमने लिख दिया है, मणि क हो गया। अभी जो रेफ है ना अब उतरेगा, अब उतर के कहाँ पे आएगा, इस तरह से आएगा, मणि कर। फिर ण है, अब देखो ण पे चढ़ा हुआ था ना, ण पे चढ़ा हुआ तो ण इसके बाद आ रहा है। ये हमें गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। र कब आएगा, तो जिसके ऊपर चढ़ा होता है उससे ठीक पहले उतरता है वो। तो मणि कर्णिका, कर्णिका क और आ, मणिकर्णिका ऐसे बनेगा। इनको सबको आप तोड़िए, कोशिश कीजिए अपने मन से। मैं तब तक कुछ दूसरे शब्दों को भी यहाँ लिख देता हूँ, फिर हम इसका विच्छेदन करेंगे। राष्ट्र, आप तोड़िए इसको, है ना, सबको अलग अलग करके लिखिए, कोशिश कीजिए। ब्रह्मा, इन शब्दों को हमने लिखा है। आप प्रयास कीजिए इनको अलग अलग करके, और देखिए आप सही हैं क्या, कितने प्रतिशत सही हैं। मुझे लगता है आप 100% सही हो सकते हैं यदि आप ध्यान से इसको करें तो। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पूर्ववर्ती पाठ पर आधारित हैं कि हमने कैसे जब वर्णों को अलग अलग किया था, व्यंजनों को अलग अलग किया था, तो कौन कौन से वर्ण मिलके क्या अक्षर बनाते हैं, वो हमने पहले इसकी चर्चा की थी, बताया था। उसके आधार पे ये बनते हैं। तो उसको यदि देख लिया जाए तो आराम से बनेगा। फिर भी हम इसे बना रहे हैं, देखिए। व्यवहार जो है व, य, अ, व, अ, ह, आ, र और अ, व्यवहार। प्रत्यक्ष देखिए कैसे होगा, प, र, ये जो र होता है ना, ये वाला, ये पूरा र होता है, इसमें अ भी होता है, इसलिए हम अ अलग से दिखाएंगे। अ, ये हो गया प्र, प और अ मिलके प्र बनता है। और त आधा है तो हम त को आधा लिखेंगे। और य है, य पूरा है, इसका मतलब य में अ है। क्ष है, क्ष पता है आपको, क और षटकोण के स के मिलने से क्ष बनता है। इसमें क अधूरा होता है, श पूरा होता है। तो प्रत्यक्ष को हमने ऐसे तोड़ा। विज्ञान देखिए, विज्ञान में हम क्या करेंगे, व, ई, ज, य, आ, न और अ। विज्ञान मैंने बताया था आपको, आपके साउथ इंडिया वाले, आपके गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले इसको विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान। तो विज्ञान बोलने का लॉजिक इनका ये है, ज या मिलके संस्कृत में नियम है जयोर यहाँ। उस नियम से मुझे लगता है गुजरात और महाराष्ट्र वाले संस्कृत के ज़्यादा निकट है, हम थोड़े से दूर हो गए हैं। तो इसका वास्तव में उच्चारण है विज्ञान। वो वैदिक पंडित पाठ करते हैं, यज्ञेन यज्ञमयवंत यूँ करके पाठ करते हैं, तो यज्ञ नहीं बोलते हो, यज्ञेन बोलते हैं।
यज्ञेन न बोल के यज्ञेन, तो वास्तव में वो ज़्यादा शुद्ध उच्चारण उनका है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि आपके सामने कोई विज्ञान बोलता है तो झट आप गलत सिद्ध कर दो, ऐसा नहीं। वास्तव में वो ज़्यादा सही है। उत्तर भारत में पता नहीं क्यों विज्ञान जो है प्रचलन में आ गया है। तो देखो विज्ञान है इस तरह से हमने, क्योंकि इसमें जो अंतर्निहित है। अच्छा, भारत सरकार वगैरह भी जो है ना, इसको ज और य को ऐसे लिखती है, ज और न ऐसे लिखा करती है। आप यदि भारत सरकार का जो ट्रांसक्रिप्शन है कहीं पर भी, तो आप ज्ञ को ज्य न के रूप में देखोगे। आप इसको आप ज्ञ ग और य के रूप में नहीं देखोगे। ग य के रूप में तो पता नहीं भगवान जाने क्या है ये, लेकिन चल यही रहा है। तो शुद्ध रूप ये है, क्योंकि ज का ज, य का न, यूँ है बस तरीका। तो चलिए अजस्र लेता हूँ मैं। अजस्र बड़ा खास है। अजस्र में अ तो ये हो गया, ज तो बहुत स्पष्ट है, ज में कोई समस्या है ही नहीं। स्र में यदि आपने स को ऐसे लिख के, र को ऐसे लिख के फिर अ लिखा है तो आप बिल्कुल सही है, स्र। और यदि आपने ऐसा लिखा है स त र अ, इसका मतलब आप अनाड़ी हो। अभी आपको सीखने की आवश्यकता है। स्र जो लगा हुआ है यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, ये वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, शुद्ध जानना है, प्रभावकारी लेखन करना है, अक्षरों के बारे में इतना ज्ञान रखना है ताकि हिंदी वाले प्रोफेसर साहब जब कॉपी चेक करें आपको तो चौंक जाएं कि यार आज का बच्चा इतनी अच्छी हिंदी कैसे लिख सकता है। क्योंकि इसका प्रचार प्रसार नहीं है। वस्त्र में देखिए बहुत अंतर है। आजकल हो क्या रहा है, इसमें और इसमें फ़र्क नहीं किया जा रहा है। और मैं सच बताऊं आपको, हर साल एक प्रश्न इसका आता है। मुझे याद है एक बार सहस्त्र कर आया था, एक बार फिर और एक शब्द आया था। मैं ध्यान से देखता हूँ, ये एक बार जरूर एक न एक प्रश्न या तो संधि में या समास में, या समास तो खैर है नहीं आपके, संधि में या शब्द शुद्धि में या एक शब्द में कहीं न कहीं ये शब्द आया करता है। क्योंकि ये दिस इज़ वन थिंग और दिस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। ये अलग है, ये अलग है। इसमें 3 अक्षर हैं, आप देख सकते हो, स र अ मिलके स्र बनता है। और वस्त्र को अलग कर लेते हैं। देखिए वस्त्र में हम व अ और फिर स त र कैसे करेंगे, स त र और अ। ये जो वस्त्र है, ये वस्त्र है। तो इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर है। एक 3 है, एक 4 है, दोनों में अंतर है। इसमें त नहीं है, इसमें त है। ध्यान रखना, इसके बोलने में भी फर्क। अजस्त्र का मतलब होता है अजस्र प्रवाह। कल बारिश हुई, अजस्र प्रवाह जल का सड़क पर हो रहा था। जल के अजस्र प्रवाह को देख के मैं समझ गया कि बारिश अच्छी खासी हुई है। अजस्र प्रवाह, कंटिन्यूस फ्लो को अजस्त्र कहते हैं, लगातार। ये अजस्त्र है, ये वस्त्र है। वस्त्र में त्र दिख रहा है, वस्त्र है। शस्त्र में क्या होगा, शस्त्र में भी श होगा, अ होगा, फिर स होगा, फिर त होगा, फिर र होगा, फिर अ होगा। इसमें भी 4 हैं। लेकिन जब सहस्त्र में आओगे तो सहस्त्र ऐसा नहीं होगा। सहस्त्र में स है, अ है, ह है, अ है, फिर स है, फिर र है और फिर अ है। अब देखेंगे आपका साथी, आपके परिवेश में अधिकतर बच्चे सहस्त्र बोलते हैं इसे, और लिखते भी सहस्त्र के रूप में है। जबकि यहाँ पे देखिए स र अ है, ये 3 वाला है, यानी ये वाला है, ये 4 वाला नहीं है। त बीच में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा ये वर्णच्छेद आप देख सकते हैं, ये वर्णच्छेद है। अब मैं ये जो वर्णच्छेद हैं इस पे भी आपको चर्चा कर देता हूँ। देखिए इन चीज़ों को एक बार पढ़ते ही आपको आने वाला नहीं है। आपको कुछ कुछ लगा हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, तब जाके आपके जहन में, आपके अंतर मन में ये चीज़ें बैठेंगी। और चीज़ों को अंतर मन में बिठाने के बाद फिर एक और समस्या आती है, उसको प्रकट कैसे करें। जब आप प्रकट करने लगते हैं तो आपकी स्मृति, आपका रिटेन पावर और आपका हाथ, वो उनमें अच्छा तालमेल हो तो फिर आप शुद्ध लिख पाते हो। और अन्यथा, और इसके बीच में होता है क्या, पिछला संस्कार आपको परेशान करता है। ये दिक्कत है लोगों का। पिछला जो संस्कार होता है, देखो इसमें, इस संसार में सब लोग देवता बनने के लिए आए हुए हैं, लेकिन क्या है, हमारा जो राक्षसपन है ना, वो आके हमें डिस्टर्ब करता है। यदि हम अपने विगत के चीज़ों से निरपेक्ष हो जाएं
तो वो राक्षसपन, वो नेगेटिविटी हमें डिस्टर्ब नहीं करती है। तो हमारा राक्षसपन क्या है? हमारा राक्षसपन दुर्भाग्य से ये है कि हम ऐसे माहौल में रहे जहाँ भाषा के बारे में सचेतता नहीं थी, जहाँ भाषा की वजह से कान पकड़ के किसी ने हमें सावधान नहीं किया। यही कारण है पिछले 15-20 साल से जो गलतियाँ चली आ रही हैं, सही बताने के बाद भी वो गलती आपके हमारे छिड़ चढ़ के बोलती है गलती, और इसके कारण आया हुआ चीज़ भी हमारा गलत हो जाता है। तो बहुत सावधानी से आपको 3 काम करने हैं। एक तो सावधान होकर सारी बात लेनी है, ग्रहण करनी है। दूसरा, इसकी आवृत्ति करनी है। तीसरा, जो पिछला संस्कार है उसको इस पर हावी होने नहीं देना है, और लगातार प्रैक्टिस करनी है, तो आप भाषा के पंडित हो जाओगे, है ना। और निष्ठा रखनी है, निष्ठा रख के करोगे ना तो जल्दी आएगा समझ में, ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ चीज़ों को सीख पाओगे आप। तो निष्ठा के साथ, और निष्ठा किस पे? निष्ठा गुरु पे भी होनी चाहिए, निष्ठा स्वयं पे भी होनी चाहिए। यदि आपका खुद का यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रकारों ने कहा है, शास्त्रम तस्य करोति किम। आपका आत्मविश्वास, अच्छा आपका आत्मविश्वास तब आता है जब अच्छों के साथ बैठते हो, जब आप पहल के साथ बैठोगे, हमारे साथ बैठोगे, बात करोगे, चीज़ें करोगे, तब आपका लगे कि हाँ यार मैं किसी से जुड़ा हूँ, तब आपका धीरे धीरे आपका मनोबल ऊंचा होगा। तो आपकी खुद की समझ नहीं होगी तो हम तो मूर्ख नज़र आएंगे आपको, और यदि आपकी खुद की समझ आएगी तो आपको हम ब्रह्मा जी की तरह ज्ञानी नज़र आएंगे, ठीक है ना। इसलिए अपनी समझ विकसित करनी चाहिए। यादृशी, मैंने उस दिन बताया था, यादृशी भावना ऐसा सिद्धि भवती तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी अनुपात में सिद्धि मिलती है ना। तो आपको बहुत ही सावधानी से भाषा वाला तत्व ग्रहण करना है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, परिवेश की गलती है, सरकार की गलती है कि वो क क ग ग खाली ये सिखा रखा आपको, च च ज ज खाली, अण पता नहीं कहाँ से आ गया, वो कोई उड़ाव बोलता है, कोई अंगा बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, और खाली और बोल देता है उसके साथ। और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं आपके किताबों में जिसकी वजह से हम बहुत सारी गलतियों को लेके चल रहे हैं। अब ये गलतियां लेके चलेंगे, परीक्षक तो भाई बहुत आला दर्जे की सूक्ष्मता के साथ आपकी कॉपी का निरीक्षण करता है। हलंत होते ही 0 टिका देता है वो, पता है, हलंत न होने के स्थान पर हलंत है तो 0 नंबर मिलते हैं। इसलिए बहुत सावधान होके इन चीज़ों को सीखना है। तो देखिए आपने वस्त्र, शस्त्र, सहस्त्र में क्या अंतर है? तो एक तरह से देखा जाए तो ये सहस्त्र वाला 1 नंबर का है और शस्त्र वाला क्या है, 2 नंबर का है। इस तरह से वर्णच्छेद हम जानेंगे। इसके आधार पे प्रत्यय में, संधि में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि जब प्रत्यय और संधि पढ़ने जाएंगे तब मैं बार बार आपको यहाँ उठा के लाऊंगा, चलो भाई आ जाओ वर्णच्छेद करो इसका। जिसको बढ़िया से वर्णच्छेद करना आएगा वो खटाखट बता देगा कि साहब इस अक्षर से पहले ये अक्षर है इसलिए ण होगा, इस अक्षर से पहले ये अक्षर है इसलिए श होगा, इस अक्षर से पहले ये अक्षर है इसलिए अक्षर पहले आएगा, ये बाद में आएगा। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो इसके आधार पे आगे के आपके रास्ते को सुखद बनाएंगे। तो आइए अब राष्ट्र को लेते हैं। आपको ध्यान होगा हम सबको हमने कल किया था, तो राष्ट्र को लेते हैं। अब मैं इसको यहीं ले लेता हूँ, राधिका वगैरह का हमने वो कर दिया है। अब देखिए मैं इसको यहीं ले लेता हूँ। राष्ट्र को जब हम अलग अलग करेंगे, करिए आप प्लीज़ कीजिए, राष्ट्र को अलग अलग कीजिए, राष्ट्र के वर्णों को अलग अलग कीजिए। देखिए आपके ये उत्तर कैसे आ रहे हैं। तो राष्ट्र को यदि आप अलग अलग करेंगे तो र आएगा, है ना, आ आएगा, षटकोण का स आएगा, ट आएगा, र आएगा और अ आएगा। अब इस राष्ट्र में जो र है वो ऋषि वाला री नहीं है, वो य र ल वाला र है। इस तरह से ये राष्ट्र बनेगा। कृतज्ञ को लेते हैं तो क आएगा, फिर री लिखा जाएगा। अब देखो क्री में, अब इसमें कोई स्वर नहीं आएगा। जब कभी क में री दिखाई दे, प में री दिखाई दे, च में री दिखाई दे, ट में री दिखाई दे, इसका मतलब है ट और री के बीच में कोई अक्षर नहीं है, एक क है एक री है, तो क्री हो गया। तो साफ दिख रहा है, त में अ है। और ज्ञ जो है ना, ज्ञ में क्या है, ज्ञ में ज और य है, ज है, य है और क्या है, अ है। ये कृतज्ञ बन गया आपका। ये बार बार प्रैक्टिस करके इन चीज़ों से हमें परिचित होना है। स्वयंवर देखिए, ये अलग तरह का शब्द है। आधा स है इसलिए मैंने आधा लिखा, फिर व है तो मैंने व लिख दिया, व में अ है तो हमने अ लिखा,
है ना। और य है, य लिखा, य में क्या है, अ है, अ है, और जो अनुस्वार है वो अ के ऊपर आएगा। हमने य से स्वर निकाला अ, अनुस्वार स्वर के साथ रखा, क्योंकि अनुस्वारों का संबंध, विसर्गों का संबंध और चंद्र बिंदु का संबंध मूलतः स्वर के साथ होता है। तो जैसे हमने य से अनुस्वार निकाला, स्वर के साथ ये अनुस्वार चढ़ गया। और आगे तो स्पष्ट है, व, अ, र और अ। ऋजुता देखिए, ऋजुता में री नाम का एक स्वर है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। स्वरों को तोड़ा नहीं जाता है, स्वर को हमने यथावत रखा। और आगे तो साफ दिख रहा है, ज है, ऊ है, त है और आ है, ऋजुता। ऊर्ध्वपुंड, ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ कोई चिन्ह हो उसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। वैष्णव का जो तिलक होता है ना, वो ऊर्ध्वपुंड तिलक कहते हैं। ऊपर की तरफ खुला जो होता है उसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। तो देखिए, ऊर्ध्वपुंड में ऊ तो बड़ा है ही, इसको हम खोलेंगे नहीं। ध को, अब देखिए रेफ जो है ना, व के ऊपर है, तो ये किसी भी जिस पे चढ़ा होता है र, वो अपने चढ़े हुए के ठीक पहले उतरता है। तो ऊ के बाद र उतरेगा, ऊर। बोलने में देख लो, ऊर्ध्व पुंड्र, बोलने में भी आ रहा है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, पहले र आ रहा है फिर ध आ रहा है बोलने में। तो इसलिए हम ऊ के बाद र उतारेंगे, फिर हम ध को लेंगे, फिर व लेंगे, ऊर्ध्व। फिर पुंड्र में क्या करेंगे, प है, छोटा ऊ है, फिर ण है, फिर ड है, र है और अ है। ये ड का कंसेप्ट हमारे पीछे वाले पाठ में आया हुआ। आज तीसरा दिन है हमारे वर्ण परिचय का, वर्ण विच्छेद का। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। मैं यहाँ एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ, हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं, यदि आप देखिए, यदि आप 80 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं हिंदी में, तो आपको इन सारे प्रकरण को हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ना होगा। हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये 8 नंबर की संधि, और संधि तैयार हो गई, 4 रट लिया, संधि तैयार हो गई। फिर कहते साहब ये प्रत्यय, हाँ प्रत्यय तो सब हमारा तैयार है, यूँ करके 5 नंबर का प्रत्यय, तो सबको अलग 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 आप तैयार करते हो। यही भारी गलती होती है हम लोगों से। इसकी वजह से क्या होता है, आप औसत नंबर पाके रह जाते हो। जो कुछ भी है, देखो, प्रत्यय शब्द शुद्धि में काम आते हैं, संधि शब्द शुद्धि में काम आते हैं। संधि के शब्द पर्याय में आ सकते हैं, विलोम में आ सकते हैं, वन वर्ड में आ सकते हैं। इन सब को हॉलिस्टिक अप्रोच है ना, समग्रता में पढ़ा जाता है इसको। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पर्यावरण में एक चींटी का भी संबंध इस ब्रह्मांड से है, समझे। जब बारिश होने की होती है बहुत ज़्यादा, तो चींटी अपने अंडों को एक तरफ रख देती है। तो पर्यावरण से छोटी सी चींटी पूरी तरह से संपृक्त है, आबद्ध है। ऐसे हमारी भाषा में जो है ना, संधि हो, चाहे समास हो, चाहे प्रत्यय हो, ये सब आपस में गुथे हुए हैं। आप इनको अलग करके याद करके पढ़ के जा रहे हैं, तो आप आधा अधूरा काम कर रहे हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच अंग्रेजी शब्द है, और समग्रता में अध्ययन किया जाना ये आपका हिंदी शब्द है। तो समग्रता में अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो टॉपिक हैं, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ऊर्ध्वपुंड को हमने ऐसे लिखा। कृष्ण का तो कहना ही क्या है, ये तो और भी स्पष्ट है। क है, री है, फिर षटकोण का स है, और फिर इसके बाद ण है, ण में अ है। ये हो गया कृष्ण, है ना। ब्रह्मा में बताने की आवश्यकता नहीं है, ब है ना। और ब में अ नहीं है, क्योंकि र तब जुड़ता है जब इसमें स्वर नहीं होता है। तो ब में अ नहीं है, इसलिए र जुड़ेगा। तो र जो है हम अधूरा रखेंगे और उसमें अ दिखा देंगे अलग से, ब्र हो गया। फिर ह हो गया, ह अधूरा है तो अधूरा दिखाया। फिर म है, म के बाद आ है। ये हो गया आपका ब्रह्मा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वर्ण छेद के विषय में जानेंगे, समझेंगे, करेंगे, तब जाके हमारे आगे वाले जो पाठ हैं, हमारे आगे वाले जो टॉपिक है हिंदी के, वो ज़्यादा बढ़िया ढंग से हो सकेगा। क्योंकि बहुत सारे शब्द बड़े विचित्र प्रकार के आने वाले हैं, उन सब के लिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने में मैं थोड़ा सा प्रश्न इन सब से संबंधित जो थोड़े से प्रश्न हैं वो आपके सामने रख दूं, क्योंकि संधि प्रकरण में जब हम जाएंगे ना तो उसमें हमें सारी बात चाहिए होगी। तो मैं एक बार फिर से ये देखिए, मैं प्रश्न रख रहा हूं, स्वर कितने हैं? है ना? स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? स्पर्शेतर व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्शेतर व्यंजन कौन कौन से हैं? पंचमेतर वर्गीय वर्ण कौन कौन से हैं? देख रहे हो आप, भाषा जो है ना, पारिभाषिक भाषा है ये वर्णों से संबंधित हिंदी की भाषा। पंचमेतर वर्गीय वर्ण कौन कौन से? क्वेश्चन का मतलब है क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये क्या है, पंचमेतर वर्गीय वर्ण क्या? क्योंकि संधि नियम में इस तरह की भाषा आएगी, भाई पंचमेतर वर्गीय वर्ण परे हो तो हम अनुस्वार को पंचम वर्ण का, अब देखो पंचम वर्ण करते हैं, वर्गीय वर्ण परे हो तो वर्गीय वर्ण क्या है भाई, पंचम क्या है, चतुर्थ क्या है, तृतीय क्या है, ये जब तक आपके मुखाग्र नहीं होगा तब तक आप संधि में कठिनाई का अनुभव करेंगे। तो मैं आपके कठिनाई दूर करने के लिए उन्हीं अक्षरों के बारे में थोड़ी जानकारी, पंचमेतर वर्गीय वर्ण। फिर हम ले रहे हैं यहाँ पे स्वरेतर घोष वर्ण, घोष कौन कौन से हैं? यहाँ लूँगा मैं वर्गेतर घोष, फिर मैं लूँगा वर्गेतर अघोष, इस तरह के प्रश्न है ना। वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं? फिर मैं प्रश्न लूँगा यहाँ पे वर्ग के चतुर्थ वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ग के पंचम कौन कौन से हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? ये सब इसलिए ताकि हम संधि को, प्रत्यय को बढ़िया से समझ सकें, क्योंकि जब पुस्तक भी पढ़ोगे आप, हमारे शीटे नोट पढ़ोगे तो उसमें ये भाषा इस तरह की आएगी। तो हमने अभी प्रश्न बनाए हैं, कितने ये प्रश्न लिखे हैं मैंने, इन प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा। देखा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा प्रश्न बनता है। ये देखिए 9, 10 और 11। अब मैं इनका सबका समाधान करता हूँ। स्वर कितने हैं? तो स्वर अ आ ई वगैरह 11 हैं, आपको पता है। अ आ वगैरह कितने हैं? 11 स्वर हैं। यह हमारा पहले का उत्तर हो गया, है ना, इजी था ये। अ आ वगैरह कितने? 11 स्वर होते हैं। स्पर्श वर्ण कितने हैं? तब देखेंगे क ख ग घ ङ च च ज ज ञ ट ट ड ढ ण त त द ध न प फ ब भ म। इन 25 को हमने स्पर्श कहा था, इसलिए हम कहेंगे, हम 2 नंबर हमारा उत्तर क्या होगा? स्पर्श वर्ण कितने हैं? स्पर्श वर्ण 25 है। कहाँ से कहाँ तक है? क से म तक, क से म तक, ये 25 वर्णों को स्पर्श कहा जाता है। स्पर्शेतर व्यंजन कौन है? स्पर्शेतर व्यंजन, इतर का मतलब होता है दूसरा, उससे हट के अलग। तो यदि स्पर्श को हटा दो आप, ये जो आपका स्पर्श है ना 25, इसको हटा दिया जाए तो व्यंजन कितने बचते हैं? तो इसको यदि हटा देते हैं तो 25 हट गए, तो अ आ ई तो स्वर है, उसको तो व्यंजन कहेंगे नहीं। नीचे जो य र ल व है, श स स है, यानी 4 4 8, तो हमारा 3 नंबर उत्तर होगा। स्पर्शेतर व्यंजन है कुल कितने? 8। ये 8 की संख्या में कौन कौन सा? य, व, र, ल, श, स, स और ह, इसको कहते हैं स्पर्शेतर व्यंजन। पंचमेतर वर्गीय वर्ण कितने हैं भाई? कौन कौन से हैं? तो पंचम से इतर,
आप देखेंगे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ट ड ढ ण, ये जो है पंचम 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 जो है ङ य ण न म, उसको हटा दो तो पंचमेतर 4 नंबर का उत्तर है। देखिए 4 नंबर का उत्तर पंचमेतर वर्गीय वर्ण है क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब और भ। तो ये जो है ना 4 4 4 4, तो ये कितने हो गए कुल 5 के 20। ये जो 20 4 नंबर का उत्तर 20 वर्ण हो गए आपके। ये देखिए 4 नंबर प्रश्न पढ़िए, पंचमेतर वर्गीय वर्ण कितने हैं? 20 हैं साहब। कौन कौन से? पंचम हटा दो, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प प भ भ। वर्गेतर घोष कौन से हैं? अब देखिए आपके जितने भी वर्ण हैं, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए मैं एक बार उत्तर दे दूं, फिर ये कैसे ये बन रहा है इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो वर्गेतर घोष हैं, वर्गेतर घोष में 11 स्वर आ जाएंगे, 11 स्वर और 4 यण और 4 ऊष्मा वर्ण, ऊष्म 4, तो कितने हो गए? तो 10 4 14 15 16 17 18 19। ये जो है ना आपका 19 जो है ना, ये इसका उत्तर है। किसका? वर्गेतर घोष वर्ण का, क्योंकि जो स्वर है उसको घोष कहा जाता है। और यण और ऊष्म वर्ण जो है ना, ये हमारे वर्ग में नहीं आते हैं, वर्ग से इतर हैं ये, इसलिए 11 4 4 19 वर्ण जो है ना, ये आपके वर्गेतर घोष हैं। अच्छा, वर्गेतर अघोष कौन से हैं? तो वर्गेतर मतलब 25 निकाल दो बाहर आप, हमारे जो वर्णमाला है उसमें से 25 निकाल दो। 25 निकालने के बाद अब आपके पास क्या बचा? आपके पास वर्गेतर अघोष। स्वर अघोष होता नहीं है, तो वर्गेतर अघोष का मतलब है आपने 25 ये माइनस कर दिए, अब आपके पास बचा य व र ल, फिर बचा श श स और ह। इन 8 में से केवल 3 ऐसे हैं स स स जो अघोष कहलाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा वर्गेतर अघोष कितने हैं? कुल 3 हैं बस। वर्ग से हटकर जो अघोष है वो कुल 3 है। ऐसा, क्योंकि व्यंजन संधि में ऐसा प्रश्न आएगा, यदि अघोष परे हो तो ऐसा होगा, घोष परे हो तो ऐसा होगा, वर्गेतर पंचम हो तो ऐसा होगा, वर्ग का पंचम हो तो ऐसा होगा। इस तरह के रूल्स बने हुए हैं बहुत सारे व्यंजन संधि में आपके, जब हम संधियों में चलेंगे तब। इसलिए इसकी जानकारी बढ़िया से होना बहुत ही आवश्यक है। वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं? तो वर्ग के प्रथम वर्ण हैं, आप देखिए याद होगा आपको, क च ट त प। ये जो अक्षर हैं ये वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। वर्ग का चतुर्थ पूछा है, तो वर्ग का चतुर्थ कौन कौन सा है? घ झ ढ ध और भ, ये वर्ग का चतुर्थ है। वर्ग का पंचम कौन सा है? ये तो बहुत इजी है, ङ य ण न और म। अनुनासिक व्यंजन कौन सा? अनुनासिक व्यंजन यही वाला है, ङ य ण न और म, यह अनुनासिक व्यंजन हो गया। इस तरह से आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो मैंने 11 प्रश्न लिए और 11 प्रश्नों का उत्तर दिया। हमारा ध्यान यहाँ पे घोष अघोष पर है ज़्यादातर, वर्गीय वर्ण पर है ज़्यादातर। इसके अलावा इसमें अल्प प्राण, महाप्राण और विवार, श्वास, अघोष की बहुत सारी चीज़ें हैं जो शास्त्रीय चर्चा है, वर्णों का विस्तृत अध्ययन में आता है। वो हम उस हिस्से को नहीं ले रहे, आप चिंता मत करो। हमें जो आरएस के हिसाब से या संधि को समझने के उद्देश्य से, प्रत्यय को समझने के उद्देश्य से जितनी बात हमें आनी चाहिए ठीक से, उन बातों को हमने आपके समक्ष रखा है। तो वर्ण देखिए, मैंने लिख तो दिया, बता तो दिया, लेकिन सारे वर्ण आपको याद होने चाहिए। अ आ ई से लेके क ख ग घ च छ सारे याद होने चाहिए। साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है।
इसके बारे में मैं कुछ उदाहरण दूंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए देखिए, इसमें जैसे हमारे पास शब्द है, शब्द शुद्धि में कैसे काम आता है नियम देखिए। हम एक शब्द लिख रहे हैं, ये मैंने 4 शब्द दिए हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, अब देखो इसका जो शुद्ध अशुद्ध का जो आधार है ना, वो अभी थोड़ी देर पहले जो बात पढ़ी थी वही इसका आधार है। कैसे है देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है, इन शब्दों को यदि शुद्ध है तो टिक लगा दीजिए, यदि अशुद्ध है तो कट करके इसको शुद्ध लिखिए। मेरी बात आई समझ में? आप अपनी कॉपी पे ऐसा कीजिए, इनको उतारिए। पहले उतारने के बाद इन शब्दों को यदि आपको लगता है शुद्ध है तो इसको आप टिक लगा दीजिए, और आपको लगता है नहीं साहब इसमें कुछ शोधन होगा, तो जो शोधन करना चाहते हो सामने आप शोधन करके लिख दीजिए। मैं अभी इसके बारे में पिछली बात को जोड़ूंगा, देखना ये किस तरह से शुद्ध है अशुद्ध है, आपको पता चलेगा। ये कहीं से कहीं गलत नहीं लग रहा है ना? सब अच्छे से, कितना प्यारा लग रहा है शब्द। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द, यदि आप ज़्यादा इस पर वो मत कीजिए। आपको लगता है सही है तो टिक लगा दीजिए, आपको लगता है गलत है तो कट कर दीजिए, और जिसको आप कट कर रहे हैं उसका शुद्ध रूप भी लिखिए। ठीक है, उसको लिखिए आप। तब तक मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए कुछ सूचना यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ये दृश्य आपको तैयार रहना चाहिए। ये जो वर्णमाला है ना, सारा वर्णमाले के सारे अक्षर आपके मन मस्तिष्क में एकदम सामने रहना चाहिए। मैंने फिर से एक बार इसका नक्शा खींचा है, इसके स्वरूप को लिखा है। अब देखिए हमारा एक नियम, देखिए मैं बता दूं आपको, इधर वाला जो अक्षर है ना, प्रथम क ख च छ ट ठ त थ प फ, इसको मैं ऐसे बोलेंगे, वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय। क्या बोलेंगे इसको? शॉर्ट में क्या कहा हमने? वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय तथा तीनों सौ, ये वर्ण अघोष होते हैं। इसको हम लिख देते हैं क्या? अघोष। इसको क्या कहा हमने? अघोष। बाकी जितने भी अक्षर हैं सबको हम क्या कहेंगे? घोष। ये देखिए सारे घोष हैं। ये घोष में कितने अक्षर आएंगे? 11 तो आपके स्वर आ गए, ये तीनों आ गए, ये तीनों 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 ये आ गए, य र ल व आ गया, और ह भी इसी में चला आया। तो इधर जो आपके क च क ख च छ ट ठ त थ प फ है, इधर आपका तीनों स स स है। इसको इजीली, मैं तो कहता सबको याद मत करो, आप अघोष अघोष याद कर लो, ये नियम होता है। पहले सरल सरल पकड़ लो आप, संख्या भी कम है
वर्गों के प्रथम द्वितीय तथा स इसको अघोष कहते हैं। बाकी जो भी है सब को डाल दो आप घोष वाले में। इतनी बात याद करने के बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये जो आगे यदि अघोष होता है, आगे यदि अघोष होता है आगे, तो ये जो र है ना, र और स, ये दोनों विसर्ग बनते हैं। ये सामान्य नियम है संधि का या व्याकरण का। आगे यदि अघोष होगा तो स र क्या बनेंगे, विसर्ग बनेंगे। देखिए अंतर संबंध में जो र है ना, ये देखिए अंतर का जो र है नीचे उतारा, आगे संबंध को लिखा हमने, संबंध हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए र के आगे जो स है, स किस में आ रहा है, अघोष में आ रहा है, घोष में आ रहा है, देख लो आप आराम से। पहले र के आगे जो स है वो घोष में है कि अघोष में है, ये देखो आप, स्पष्ट है कि ये अघोष में है। और हमारा नियम है अघोष आगे होता है तो ये स र क्या बनता है, विसर्ग बनता है, इसलिए ये शब्द गलत है। क्या शुद्ध होगा, अंतः संबंध शब्द शुद्ध होगा। देखा, वर्णमाला यदि पता है आपको, तो वर्णमाला पता है तो आपको नियम समझ में आ जाता है। नियम समझ में आता है तो शब्द शुद्ध आप ठीक से कर पाते हैं और दृढ़ता से कर पाते हैं, एकदम विश्वास के साथ कर सकते हैं। तो शुद्ध रूप इसका होगा अंतः संबंध। और नहीं तो आप पता है क्या करोगे, आप कहोगे यार फलना किताब में ऐसा था, फलना किताब में ऐसा था, अरे काय का फलना किताब में ऐसा था। सिंपल सी बात है, कान तुम्हारे साथ है, कान देखो ना, कौवा कान ले गया, कौवा को कहाँ ढूंढते फिरोगे यार, कौवा का ठिकाना है क्या। आप अपने कान को यानी नियम को अपने पास रखो, एकदम आत्मविश्वास के साथ चीज़ों को लिखो। देखा, अंतर संबंध 100% गलत शब्द है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा नियम है, आगे चल के हम सीखेंगे, स र को विसर्ग हो जाता है आगे अघोष हो तो, और स जो है ना ये वाला संबंध वाला स, यह अघोष में आता है, इसलिए र को विसर्ग हो जाएगा, इसमें कोई कारण ही नहीं है। हाँ, रेफ ऊपर आएगा, कब आएगा, ये तब आएगा जब आगे अघोष नहीं हो। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है अंतर और गत, ये देखिए ये अंतर्गत शब्द है। अब देखना र के बाद जो ग है, ये जो ग है ना, ग, ये ग अघोष में आ रहा है क्या, देखिए तो ये ग अघोष में नहीं आ रहा। अघोष तो होता है स, अघोष होता है, ये ग कहाँ आ रहा है, ग यहां आ रहा है, इसको हमने क्या कहा है, घोष कहा है। इसका मतलब ये हुआ आगे घोष होगा तो र को हम विसर्ग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। भाई आपसे कहा आलू लेके आओ मार्केट से, आलू नहीं है, सब्जी वाले खाली फल लेके बैठे हैं, तो क्या तुम कटल उठा के थोड़ी लाओगे। आपका नियम नहीं लग रहा, छोड़ दो। क्या छोड़ो, छोड़ दो बस, छोड़ना क्या है। सामान्य नियम है, र जो आधा होता है ऊपर चढ़ जाता है, तो इसको हम जब ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, अंतर्गत, अंतर्गत बन गया। इसमें कोई फारसी नहीं पढ़नी है, कोई टेक्नोलॉजिकल कोई ऐसी कोई क्लिष्ट बात नहीं, सिंपल सी बात है। आगे अघोष हो, ये मैं बता रहा हूँ आपको, या खाली आपको यदि वर्णमाला का ज्ञान हो, घोष अघोष का ज्ञान हो, तो कैसे आप नियम समझ सकते हो, कैसे शब्दों के बारे में। अब देखिए फिर से आइए, मनोकामना जो है ना, वास्तव में ये मनस धन कामना है, विच्छेद इसका ये होता है। अब देखना सौ के आगे या विसर्ग के आगे क है, क किस में आ रहा है देखना जरा, क ये पहला ही अक्षर क है, यानी ये अघोष है। जब अघोष होता है तो नियम क्या कहता है, अघोष होता है तो स र विसर्ग रहा करता है, तो विसर्ग रहने दो। विसर्ग रहेगा तो क्या होगा, तो बनेगा मनः कामना, ऐसा बनेगा मनः कामना। आप जो मनोकामना लिख रहे हो, आपके दिमाग में घूम रहा है मनोकामना कि यार सर आपने तो मजा गजब कर दिया, मनः कामना होता है क्या। हाँ प्यारे, मनः कामना ही होता है। ये मेरी बात नहीं है, हजारों साल से भगवान पाणिनि के नियमों से बनता हुआ शब्द आ रहा है, और हम लोग क्या गलत सलत बोलते रहते हैं। अब कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा मनोकामना गलत है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से आप यदि ऐसा करके आओगे आपको 0 नंबर मिलेगा। हमारा नियम यही है, समझे, ये नियम है। ऐसे वयो समृद्धि में देखो आप, वयस समृद्धि में जो शब्द है ना वो ऐसा है, वयस है, वयस समृद्धि भारत सरकार की योजना है, देख लो, भारत सरकार की एक योजना है। आप राजस्थान की योजना में देख रहा था, पढ़ रहे थे बच्चे, तो ऐसे योजना है। और वयो समृद्धि योजना कुछ नहीं है, वयस समृद्धि योजना शब्द बनेगा। तो ये जो शब्द है ना, आप देखिए
वय समृद्धि है। आप पेपर लिखेंगे, राजस्थान के बारे में जानकारी देंगे आप, तो उसमें ये जो 100 है ना, 100 के आगे देखो क्या है, 100 है। हमारा नियम क्या कह रहा था, आगे अघोष होता तो विसर्ग होता है, तो वास्तव में वय समृद्धि शुद्ध क्या होगा, वय समृद्धि शुद्ध ये होगा, वयः समृद्धि, ऐसा शुद्ध होगा। आप देख रहे हो कैसे वर्ण ज्ञान से हम शुद्ध शब्द को लिख सकते हैं। भाई वयो कब होता है, तो भाई वो भी होता है, देखो वयोवृद्ध। भाई वयोवृद्ध, हमारे यहाँ 2 वयोवृद्ध लोग रहते हैं, तो वयस है और वृद्ध है। तो देखो 100 को हम क्या करेंगे, एक नियम है, देखो 100 के आगे ये देखना घोष है कि अघोष है, वह घोष है कि अघोष, ये देख लो आप। तो वह जो है अघोष नहीं है, तो वह कहाँ पर, वह ये रहा, यानी वह जो है ये घोष में आ रहा है। तो घोष में आने के कारण हम इसको विसर्ग नहीं करेंगे, विसर्ग करोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा वयोवृद्ध। ये दूसरा नियम है, बाद में जब मेन नियम पढ़ोगे तब आएगा ये बन जाएगा आपको वयोवृद्ध। यानी आगे अघोष होता है तब आप 100 को विसर्ग करते हो, ये है। तो इस तरह से जैसे मनोचिकित्सा है, यहाँ भी च जो है ना, च यद्यपि अघोष में आता है, लेकिन हम इसको लिखेंगे मनस चिकित्सा। ये संधि नियम की चीज़ें हैं, मनस चिकित्सा होगा। शब्द शुद्धि में कभी भी मनोचिकित्सा शब्द नहीं, ये गलत है, ये सही है। तो जैसे जैसे आपको वर्ण ज्ञान होगा, या आपके दिमाग में उपस्थित रहेगा, तो आप नियम समझ पाओगे, नियम समझोगे तो आप धीरे धीरे शब्द शुद्धि पे जाओगे, शब्द शुद्ध लिखोगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को ही समाप्त करते हैं और नई सूचनाओं के साथ कर फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।